हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पीएम बायोलॉजी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट 7th, जिसमें है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के कुछ चैप्टर्स इंक्लूडेड। ओके, यूनिट 7 में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के 3 चैप्टर्स है, जिसमें 5th चैप्टर होगा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एंड 6th चैप्टर इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड 7th चैप्टर है बच्चों इवोल्यूशन का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5th से, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के कुछ कंसेप्ट हमें यहाँ पे क्लियर होंगे। तो जेनेटिक्स से रिलेटेड ये दोनों भी चैप्टर्स हैं, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये दोनों चैप्टर्स। और इवोल्यूशन, क्योंकि ये तीनों भी रिलेटेड है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यहाँ पे, इसलिए ये तीनों भी चैप्टर्स एक ही यूनिट में इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है चैप्टर, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट से ये चैप्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक चैप्टर से ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस आपको आते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर्स होंगे और बहुत इंटरेस्ट भी आपको आएगा ज़रूर ही, और कंसेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर हम करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 से, जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पहला पॉइंट है बच्चों मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। 5.2 है इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, देन सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। तो देखिए बच्चों, जहाँ तक जेनेटिक्स की बात आती है, तो जेनेटिक्स क्या है एग्जैक्टली? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जो भी कैरेक्टर्स आपको इनहेरिटेड होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, और कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो इनहेरिट नहीं हो पाते, या फिर आप बोल सकते हो कि वेरिएशन आपको दिखता है पेरेंट्स एंड उसके ऑफस्प्रिंग्स में, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। इसी ब्रांच को जेनेटिक्स बोलते हैं, जो बायोलॉजी का एक ब्रांच है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट कुछ दिया है, जहाँ पे हम देखिए बच्चों कि हम आपके आजू बाजू में, अब जैसे कि आपके गार्डन में आप देखते हैं कुछ एनिमल्स होते हैं, लाइक बर्ड्स रहते हैं आपके सराउंडिंग में, है ना, या फिर डॉग्स रहते हैं, कैट होते हैं। तो उनके जो बच्चे रहते हैं, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स रहते हैं, जैसे बच्चे उनके डॉग्स की छोटे छोटे डॉगीज़ रहते हैं, पपीज़ रहते हैं, तो सेम पेरेंट्स की तरह दिखते हैं ना, एग्जैक्टली सेम नहीं बोल सकते, लेकिन एक डॉग दूसरे छोटे से डॉग को जन्म देता है। वैसे ही कैट है, तो कैट का जो बच्चा रहता है वो कैट की तरह ही दिखता है, ना कि डॉग किसी कैट को बर्थ देता है, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता। उसी तरीके से आपके गार्डन में जो भी प्लांट्स रहते हैं, जैसे कि सपोज़ आपकी गार्डन में एक मैंगो ट्री है, तो मैंगो ट्री के जो सीड्स आएंगे, अगर आप उसको सो करोगे तो मैंगो का ही ट्री आएगा। वैसे ही दूसरे भी प्लांट्स के केसेस में होता है। तो ये हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक एनिमल खुद के ही जैसा दूसरा एनिमल को जन्म देता है, और कुछ वेरिएशंस भी आपको वहाँ पे दिखते हैं। तो ये दोनों भी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, किस ब्रांच में बच्चों? जेनेटिक्स में। ओके, सो दीज आर सेवरल रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस जो है, जैसे यहाँ पे दिया देखो, ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, और डू दे शो डिफरेंसेस इन some or some of their characteristics? Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other? तो आपके भी siblings होंगे, आपके भी जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होंगे, तो उनमें सिमिलैरिटी दिखती है और कुछ डिफरेंसेस भी दिखते हैं, है ना। ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आते होंगे शायद, छोटे बच्चों की तो बहुत ज़्यादा आते हैं। These are and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics. This subject deals with the inheritance as well as the variation of characters from the parents to offsprings. तो यही सब चीज़ें हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। Inheritance is the process by which characters are passed on from parents to progeny. तो inheritance क्या है बच्चों? Inheritance is
the process by which characters are passed on from parents to progeny. It is the basis of heredity. वेरिएशन इज द डिग्री. अभी वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. तो डिफर करती है पेरेंट्स से. जो भी फीचर्स, जो भी कैरेक्टर्स आपको डिफरेंट दिखता है उसको बोलते हैं वेरिएशन. और जो सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं ऑफस्प्रिंग्स में विद दैट ऑफ द पेरेंट्स, दोज आर इनहेरिटेंस. ओके, तो यहाँ पे ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्लियर हुआ आपको? चलो, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. तो ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 to 10,000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. तो पहले से ही लोगों को पता था कि जो वेरिएशन है या फिर हाँ यस वेरिएशन है, सिमिलैरिटीज़ है, दोज आर हिडन इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो उसमें क्या है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम कॉपीज़ ही आपको ऑफस्प्रिंग्स की नज़र आती है. जैसे कि पेरेंट रहता है, सिमिलर टू दैट द offsprings are formed in the asexual reproduction. But in case of sexual reproduction, the chances of both means similarities are also there and some differences are also there. So these are just due to the sexual reproduction. They exploited the variations that were naturally present in the wild population of plants and animals to selectively breed and select for organisms that possessed desirable characters. तो यही बात को लेके क्या किया गया, कुछ ब्रीड्स तैयार किए गए, कुछ ऐसे एनिमल्स फॉर्म किए, ऐसे एनिमल्स उन्होंने ये किए, ब्रीडिंग कर दिया गया. और उसी का जो रिज़ल्ट था वो है, फॉर एग्जांपल, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड. साहिवाल जो काऊ है पंजाब का, वो भी एक इसी का एग्जाम्पल है ब्रीड का. वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट दो आवर एंसेस्टर्स न्यू the inheritance of the characters and variation, they had very little idea about the scientific basis of the phenomena. तो हमारे जो ancestors थे उनको मालूम था कि कैसे ब्रीड्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन उतना उनको क्लियर इनहेरिटेंस के बारे में मालूम नहीं था, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. बट उनको क्या क्लियर आइडिया नहीं था कि ये क्यों आता है, कैसे होता है, जीन्स क्या होते हैं, वो इतना क्लियर उनको नहीं मालूम था. तो हम इसी बात को और क्लियर करेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस से. तो मेंडल्स, आपने नाम सुना होगा कि मेंडल वॉज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट एंड ही डिड अ वेरी गुड जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस किए, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने बहुत ही अच्छा उनके फाइंडिंग्स थे, वही हम स्टडी करेंगे इस जेनेटिक्स में, इस चैप्टर में. इट वॉज ड्यूरिंग मिड 19th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया था, ग्रेगर मेंडल ने इनहेरिटेंस को अंडरस्टैंड किया था. उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे ऑन गार्डन पी फॉर 7 years. तो इन्होंने 7 years तक लाइक देखो ईयर क्या था वो, 1856 to 1863. दिस वाज द ड्यूरेशन, ईयर 7 year का ये ड्यूरेशन था जिसमें इन्होंने क्या किया था, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए थे इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ड्यूरिंग Mendel's investigations into inheritance pattern, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problems in biology. तो एक्चुअली ये जो ग्रेगर मेंडल थे ये बॉटनिस्ट वगैरह नहीं थे, ये एक्चुअली मैथमेटिशियन थे. मैथमेटिक्स उनकी मेन मतलब एरिया था, लेकिन उन्होंने क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो उनके गार्डन में पी प्लांट के कुछ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए और मैथमेटिकल बेस्ड या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से को साथ में लेके उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशंस प्रेजेंट किए थे.
हिज एक्सपेरिमेंट हैज़ अ लार्ज सैम्पलिंग साइज, मतलब इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया था, उनका जो सैम्पल्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो लार्ज सैम्पल साइज उन्होंने स्टडी किया था, विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड, क्योंकि एक दो प्लांट्स को लेके अगर उन्होंने बनाया तो वो उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं रखता, लेकिन उन्होंने बहुत सारा सैम्पल्स लेके, बहुत ज़्यादा सैम्पल साइज़ लेके उन्होंने अपना जो इन्वेस्टिगेशन था, एक्सपेरिमेंट था, वो कंडक्ट भी किया और कुछ उनके रिजल्ट्स भी उन्होंने एग्जिबिट किए थे. Also, the confirmation of his inferences from experiments on successive generations of his test plants proved that his results pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. तो ऐसा कुछ भी नहीं था उन्होंने कि ऐसे ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट एक दो प्लांट में किए और उसके रिजल्ट्स बताए, ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा सैम्पल साइज़ लेके मैथमेटिकल और उसको स्टैटिस्टिकल बेस देके उन्होंने वो जो उनके फाइंडिंग्स थे वो प्रेजेंट भी किए थे, और उन्होंने कुछ रूल्स भी उन्होंने बताए थे कि क्या रूल्स रहते हैं. मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी plant that were manifested as two opposing characters or opposing traits, tall और dwarf plants, yellow और green seeds. तो इन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया था, इनमें उन्होंने दो अपोजिट ट्रेट्स को स्टडी किया था, जैसे कि टॉल और डॉर्फ प्लांट्स, येलो और ग्रीन सीड्स. इस तरीके की कुछ अपोजिट ट्रेड्स इन्होंने स्टडी किए, ऑब्जर्व किए फर्स्ट ऑफ ऑल, और उन्होंने उसमें क्रॉसेस करवाए. दिस अलाउड हिम टू सेट अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस. तो इसकी वजह से उनको उनका जो फ्रेमवर्क था, उन्होंने जो सेटअप किया था, जो रूल्स उन्होंने सेटअप किए, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहे टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस. तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी हो गया अपोजिट कैरेक्टर्स होने की वजह से, which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observations and the complexity inherent in them. तो आगे जाके इनके बाद, मेंडल के बाद कुछ और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने यही बेसिक उनके जो फाइंडिंग्स थे उनको लेके आगे जाके उनकी स्टडी को एक्सपांड किया. ओके, ये एक्सपेरिमेंट्स, इन्होंने एक्सपेरिमेंट तो नहीं किए, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट्स के जो फाइंडिंग्स थे उसी को लेके इन्होंने कुछ आइडियाज़ और क्लियर करवाए और कुछ एक्सपांशन उन्होंने किया था स्टडीज़ में. देन मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स. तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को इन्होंने लिया. ट्रू ब्रीडिंग मतलब होता क्या है? अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज़ वन दैट हैविंग अंडरगॉन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन. तो सेल्फ पॉलिनेशन करा के प्लांट्स में प्योर से प्योर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, पी लाइन्स बोलते हैं उसको, तो वैसे उन्होंने बनाए. उन्होंने बहुत सारे सेल्फ पॉलिनेशन करा के शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल जनरेशंस. तो ऐसे इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स को बनाया और उसी को लेके मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज़. तो इन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटीज़ फॉर्म किए एज पेयर्स which were similar except for one character with contrasting traits. Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seed. Some of the characters कौन से थे अब यहाँ पे कौन से? wrinkled seeds, smooth, एक तो smooth था एंड दूसरा वाला था wrinkled seeds. ओके, और कौन से ट्रेट थे? येलो और ग्रीन सीड्स. ये कलर, ये उसका अपीयरेंस कैसे दिखता है, स्मूथ है या रिंकल्ड है, ये अपीयरेंस में एक ट्रेट था अपीयरेंस का. कलर का दूसरा ट्रेट था जिसमें दो कैरेक्टर्स थे, येलो एंड ग्रीन सीड्स. दूसरा और कौन से ट्रेट थे? जैसे कि पॉड का साइज़, शेप एंड उसका कलर, ये अलग अलग उन्होंने
14 जो कैरेक्टर्स है वो इन्होंने स्टडी किए। तो यहाँ पे आपको एक टेबल भी दिया है एनसीईआरटी में, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट स्टडीड बाय मेंडल पी। तो एग्जैक्टली विच ही हैज स्टडीड स्टेम हाइट, दीज आर द कैरेक्टर्स। और ट्रेट्स कौन से थे, देखो ये कैरेक्टर है और ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। तो कैरेक्टर क्या है, सपोज पहला वाला है उनका स्टेम हाइट, तो यहाँ पे ट्रू, टॉल एंड डॉर्फ, ये दो हो गए ट्रेट्स, कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट ट्रेट्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर कौन सा है, वायलेट और वाइट। देन फ्लावर पोजिशन इज अनदर कैरेक्टर इन विच ही सॉ द एक्सियल एंड टर्मिनल ट्रेट। तो अपोजिट कैरेक्टर्स क्या हुए, अपोजिट ट्रेट्स क्या हुए, सॉरी, एक्सियल एंड टर्मिनल। पॉड शेप का अगर कैरेक्टर लिया तो उसमें कौन से दो अपोजिट ट्रेट्स दिखे, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड ट्रेट। पॉड कलर अगर उन्होंने कैरेक्टर लिया तो उसमें दो उनको मिले, ग्रीन एंड येलो। सीड शेप अगर उन्होंने स्टडी किया उसमें था राउंड एंड रिंकल ट्रेट। सीड कलर, शेप एंड कलर देखो अलग अलग है, सीड शेप था राउंड एंड रिंकल्ड एंड सीड कलर है येलो एंड ग्रीन। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग क्या किए, स्टडी किए, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट स्टडीड बाय मेंडल पी प्लांट. Now coming to the very important point, that is inheritance of one gene. Let us take example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेंगे जिसमें इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था। and what he did, he took tall plant and dwarf pea plant to study inheritance of one gene. तो एक ही जीन, जिसमें एक ही जीन का दो अलग ट्रेट्स थे, एक था डॉर्फ प्लांट, एक था टॉल प्लांट। तो टॉल वाला जो प्लांट था उसको, वो डोमिनेंट था, वो आगे देखेंगे हम कौन सा डोमिनेंट था कौन सा रेसेसिव था। सो सी दिस, he collected seeds produced as a result of his cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation. तो इन्होंने किया क्या, सीड्स कलेक्ट किए, ओके। तो इन प्लांट के कौन से, टॉल प्लांट के एक सीड्स और डॉर्फ प्लांट के सीड्स, ही कलेक्टेड सीड्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हिज क्रॉस एंड ग्रीव देम टू जनरेट प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। तो इन्होंने दो अपोजिट प्लांट्स लिए, एक था टॉल प्लांट दूसरा था डॉर्फ प्लांट, उसके सीड्स कलेक्ट किए और उन्होंने क्या किया, ग्रीव देम टू जनरेट प्लांट्स टू द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द फिलियल वन प्रोजेनी और द F1 जनरेशन। तो इसको उन्होंने क्या बोला, इन्होंने, ये देखो एक एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक दो प्लांट्स है, देखो यहाँ पे कलर का दिया है लेकिन हम देखेंगे कि टॉल एंड डॉर्फ, सपोज ये टॉल प्लांट है ये डॉर्फ प्लांट है, इनका पॉलिनेशन कराया, क्रॉस किया, क्रॉसेस करके इनको क्या मिला, फिर आगे जाके फर्स्ट फिलियल जनरेशन मिला, मतलब फिलियल वन प्रोजेनी और F1 जनरेशन। इनको क्या बोला गया, F1 जनरेशन, उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट फिलियल प्रोजेनी। Mendel observed that all F1 progeny plants were tall like one of its parents, none were dwarf. अभी फर्स्ट फिलियल जनरेशन में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, all the offsprings, all the progeny plants were tall, जो भी मिला उनको, जो भी प्लांट्स ग्रो किए वो ग्रो हुए वो पूरे के पूरे क्या थे, टॉल थे। एंड नन वेयर डॉर्फ, एक भी उसमें डॉर्फ उनको नहीं मिला। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशंस फॉर द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट्स। तो नॉट ओनली दिस टॉल एंड डॉर्फनेस ही ऑब्जर्व, बट ही टुक अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो एंड ही ऑब्जर्व द सेम थिंग, दैट इज जो भी डोमिनेंट था, जो भी एक कैरेक्टर था वो ही उनको दिखाई दिया, ना कि दूसरा दिखा फर्स्ट जनरेशन में। ओके, पॉइंट, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में उनको एक ही कैरेक्टर दिखा, दूसरा बिल्कुल भी नहीं दिखा। मतलब कि always resembled, he found that F1 always resembled either one of the parent, ठीक है।
अब तक तो उनको डोमिनेंट रेसेसिव उन्होंने क्लियर नहीं हुआ था। उनको क्या मिला, ही फाउंड दैट F1 ऑलवेज रिजेंबल्ड, F1 जनरेशन में जो भी प्रोजेनी थी, F1 प्रोजेनी थी, जो भी प्लांट्स मिले वो रिजेंबल्ड आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स, एक ही पेरेंट को रिजेंबल कर रहे थे, एंड दैट ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम, तो दूसरा जो ट्रेट था वो नहीं दिखा। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट्स, तो यहाँ पे देखो सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, वो जो F1 जनरेशन के प्लांट्स उनको मिले उसका सेल्फ पॉलिनेशन उन्होंने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड F1 जनरेशन प्लांट्स एंड to his surprise found that in the filial 2 जनरेशन, मतलब F2 जनरेशन में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, F2 जनरेशन में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स वेर डॉर्फ, द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो देखिए बच्चों कि फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में उन्होंने एक ही कैरेक्टर देखा, दूसरा कैरेक्टर नहीं दिखा। फिर उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा किया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन किस में कराया, जो भी ऑफस्प्रिंग्स उन्होंने F1 जनरेशन में मिले वो F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स को उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, और उनको बहुत ही सरप्राइज़ हुआ कि F2 जनरेशन में तो दूसरा कैरेक्टर उभर के आया, दूसरा कैरेक्टर भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, द कैरेक्टर विच वॉज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन, तो ये भी एक्सप्रेस हुआ। सेकेंड वाला जो फीचर था, जब हमने टॉल एंड डॉर्फनेस को स्टडी किया उन्होंने, तो टॉलनेस वॉज ऑब्जर्व्ड इन द फर्स्ट जनरेशन, but in the F2 generation he observed that there is one more means another trait was also expressed in the F2 generation. The proportion of the plant where उनका जो proportion था वो कितना आया, 1/4 of the F2 generation, जो डॉर्फ कितने आए, 1/4, मतलब टोटल अगर 4 उनको मिले तो उसमें एक ही था डॉर्फ, एंड 3/4 ऑफ द प्लांट्स वेर टॉल, तो 3/4 मतलब 4 में से 3 जो थे वो उनको टॉल मिले। ठीक है, एंड द टॉल एंड द डॉर्फ ट्रेड्स वेर आइडेंटिकल टू their parental type and did not show any blending, that is all the offsprings were tall, either tall or dwarf। तो यहाँ पे एक तो उनको डॉर्फ मिले या फिर टॉल मिले, तो इनको इन बिटवीन हाइट बिल्कुल भी नहीं मिला, मतलब ब्लेंडिंग ऑफ द कैरेक्टर्स इज नॉट सीन, इज नॉट ऑब्जर्व्ड हियर। सो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, only he observed either tall plant or the dwarf plant, none were in between height. Similar results were obtained with the other traits he studied। तो ऐसे ही रिज़ल्ट उनको दूसरे भी ट्रेट्स में मिले, जैसे कि पॉड कलर है, जैसे कि फ्लावर पोजीशन है, एक्सियल टर्मिनल, ये सभी ट्रेट्स उन्होंने क्रॉसेस बनाए, F1 जनरेशन ऑब्जर्व किया, F2 जनरेशन ऑब्जर्व किया, लेकिन इनको सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट यहाँ पे मिले। ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वॉज एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन। तो उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, एक ही कैरेक्टर जैसे F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ, और F2 जनरेशन में क्या था, दोनों भी कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हुए थे, दोनों भी ट्रेट्स एक्सप्रेस हुए थे, लेकिन प्रपोर्शन क्या था, 3:1 था। द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट आइदर F1 एंड F2 जनरेशन। तो ब्लेंडिंग तो उनको बिल्कुल भी नहीं ऑब्जर्व की उन्होंने, तो आइदर टॉल मिला या फिर डॉर्फ मिला। Based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passed down, unchanged from parent to offsprings, through the gametes over successive generation। तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया, तो एक ऐसी चीज़ है जो ट्रांसफ़र हो रही है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सक्सेसिव जनरेशन में आपको क्या दिखता है, ओवर सक्सेसिव जनरेशन, मतलब आगे के जनरेशन में
पीछे के जनरेशन वाले कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो पास हो रहे हैं, और ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, कुछ फैक्टर्स हैं वो पास हो रहे हैं। तो इनको जीन्स वगैरह तब उन्होंने नाम नहीं दिया था, उन्होंने उसका नाम दिया था फैक्टर्स। बट हम इसी फैक्टर्स को अब क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। Genes therefore are the units of inheritance. They contain the information that is required to express a particular trait in an organism. तो genes क्या होते, वही factors थे जो उन्होंने नाम दिया था factors, जो ट्रांसफ़र हो रहे थे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और कुछ कैरेक्टर्स एग्जिबिट कर रहे थे, शो कर रहे थे. They contain the information that is required to express a particular trait in an organism. Genes which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. तो alleles क्या होते हैं, genes which code, genes क्या होते हैं alleles, genes which code for a particular pair of contrasting traits are known as alleles. They are known as alleles. That is, they are slightly different forms of the same gene. तो एक ही जीन है, उसके दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं. तो एक फॉर्म क्या होगा, एक कैरेक्टर को एग्जिबिट करेगा, और दूसरा जो जीन है दूसरे कैरेक्टर को एग्जिबिट करेगा. लेकिन ये जो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर शो हो रहे हैं, इनको, ये जो दो जीन्स है उसको बोलेंगे हम एलील्स. दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन. नाउ इफ़ वी यूज़ अल्फ़ाबेटिकल सिम्बल्स, अभी अगर सिम्बल्स की बात आ गई तो सिम्बल्स कौन कौन से होते हैं, कैसे उन्होंने बनाए थे. देन द कैपिटल लेटर इज़ यूज्ड फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट फॉर द अदर ट्रेट. जो भी F1 जनरेशन में उन्होंने ऑब्ज़र्व किए उसको उन्होंने कैपिटल लेटर दे दिया. जैसे इन केस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हाइट, अगर हाइट का कैरेक्टर है तो उन्होंने क्या किया, T is used for the tall trait and small t is used for the dwarf. तो जो कैपिटल था, कैपिटल T है, उनको उसके लिए इन्होंने, मतलब टॉलनेस के लिए इन्होंने क्या किया, कैपिटल T का यूज़ किया, और कैपिटल T का यूज़ किया. और यहाँ पे जो डॉर्फनेस है इसको इन्होंने क्या किया, स्मॉल टी में एक्सप्रेस किया. ठीक है. एंड द टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर द एलील्स ऑफ ईच अदर. तो ये जो दो है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये क्या हुआ है, एलील्स हो गए, एक दूसरे के एलील्स हो गए. हेंस इन प्लांट्स द पेयर ऑफ एलील्स फॉर हाइट वुड बी कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और small t, small t. Mendel also proposed that in a true breeding tall or dwarf P variety, allelic pair of genes for height are identical or homozygous. तो ऐसे भी इनको जीनोटाइप्स मिले थे, कैपिटल टी, स्मॉल टी रिस्पेक्टिवली. कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड एज जीनोटाइप ऑफ द प्लांट. तो ये क्या हुआ, जीनोटाइप हुआ प्लांट का. वाइल डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, जैसे हम बोलते हैं टॉल और डॉर्फ प्लांट, तो ये क्या होते हैं, फिनोटाइप्स हो रहे हैं उनके. ठीक है. जीनोटाइप क्या हुए, कैपिटल टी और स्मॉल टी. यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी भी होता है. तो ये क्या हो गए, जीनोटाइप्स हो गए. और हम बोलते वक्त क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होते हैं उसके, टॉल एंड डॉर्फ प्लांट. तो ये क्या हुआ, टॉलनेस एंड डॉर्फनेस आर द फिनोटाइप्स. एंड जो हम जीन्स के बारे में बोलते तो जीन क्या होते हैं, टी एंड टी, दीज आर जीनोटाइप. नाउ एज मेंडल, अभी देखो लास्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट देन वुड बी द फिनोटाइप ऑफ अ प्लांट दैट हैड अ जीनोटाइप टी. तो इसका जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप व्हाट वुड बी द फिनोटाइप पूछ रहे हैं ये ना. तो फिनोटाइप क्या होता है, अगर उसका जीनोटाइप है टी, उसका फिनोटाइप क्या आएगा. ठीक है बच्चों. तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इस पॉइंट को, और आप नेक्स्ट क्लास में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपना आगे का पॉइंट.
तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा एंड बहुत एंजॉय भी किया होगा आपने, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जेनेटिक्स का, और आगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। लेट्स कंटिन्यू दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट क्लास। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड टेक केयर। थैंक्स अ लॉट। गुड बाय।